हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर 3 में जो आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय म्युनिसिपैलिटी। तो देखिए, जैसे कि ये हेडिंग बता रही है कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, एक तो ये जो है म्युनिसिपैलिटी की पावर में डेलीगेट करना है, जो किया जा सकता है, जो म्युनिसिपैलिटी कर सकती है। और उसकी एक्सरसाइज, ये डेलीगेशन करी जा रही है, इसकी एक्सरसाइज कैसे करी जाएगी, उसके बारे में ये कहीं ना कहीं चैप्टर बताता है। तो देखिए, कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको जो म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में ये कहता है कि इनको पावर होगी डेलीगेशन की, और ये जो है एक तरीके से ही इसको डेलीगेट करेंगी, और इसके अलावा उस तरीके के अलावा नहीं कर पाएँगी ये डेलीगेट। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 111 यानी 111 है, क्या कहता है। तो ये सेक्शन जो है सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी की पावर की बात करता है कि जो पावर फंक्शंस और आपकी ड्यूटीज हैं, जो कि सेकंड कॉलम शेड्यूल 1 में दे रखी हैं, शेड्यूल 1 के सेकंड कॉलम में दे रखी हैं, वो जो है डिस्चार्ज करी जा सकती हैं म्युनिसिपैलिटी द्वारा। और वो डिस्चार्ज कैसे करी जाएंगी? बाय रिजोल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पहले बेसिक अपनी पावर की बात कर रखी है कि म्युनिसिपैलिटी पे जो पावर है वो कहाँ है, वो जो पावर ड्यूटीज फंक्शंस ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से मिलती हैं उसको। तो वो मिलती हैं शेड्यूल 1 सेकेंड कॉलम से मिलती हैं उसको। और इन्हीं जो पावर ड्यूटीज फंक्शन है, इनको ये म्युनिसिपैलिटी एक्सरसाइज कर सकती है और डिस्चार्ज कर सकती है खुद। ठीक है। लेकिन जब ये खुद करेगी तो एक तरीका इसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है बाय रेजोल्यूशन, यानी मेजॉरिटी से ही सारे काम होंगे। जैसे भी मेजॉरिटी उसमें बता रखी होगी उस चीज़ में, उस तरीके की मेजॉरिटी जो है इस म्युनिसिपैलिटी को जो है किसी भी डिसीजन पास करने के लिए आवश्यक होगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक वे से काम कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे काम सारे जो होंगे वो रेजोल्यूशन यानी कि मेजॉरिटी से ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले सेक्शन 111 का सब क्लॉज 1 कहता है। तो ये सारी पावर हमें पता चलता है कि सारी पावर जो है काम करने की किसके पास, इस म्युनिसिपैलिटी के पास ही है। अ, ये इस सब क्लॉज से पता चलता है। अब इसी के अलावा जो एक सब क्लॉज 2 है, वो ये क्या कहता है कि जो ये जो पावर्स ड्यूटीज फंक्शंस हैं जो ये खुद कर रही है म्युनिसिपैलिटी, से पहले वाले जो सब क्लॉज में दे रखा है, वो देखिए म्युनिसिपैलिटी तो करेंगे, लेकिन अगर जो रिज़ॉल्यूशन लिया जाता है कि जो है कि कोई और एजेंसी करेगी, ठीक है, ड्यूली ऑथराइज्ड है, अगर वो इस तरीके से करेगी, अ, या क्या है कि किसी सर्वेंट के द्वारा एक्सरसाइज होंगी ये पावर्स वगैरह, जो ये म्युनिसिपैलिटी इनको देगी, तो उस सिचुएशन में भी ये जो एजेंसी काम करेगी या ये जो सर्वेंट काम करेगा, वो जो है वो एज इट इज वैसा ही होगा जैसे कि म्युनिसिपैलिटी करती है। बशर्ते अगर सर्वेंट कर रहा है तो वो अपने स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम करे, जो भी उसका स्कोप है, यानी कि जो भी उसकी परिधि है जिसमें उसको काम करना चाहिए उसमें काम करे। और अगर एजेंसी है तो वो ड्यूली ऑथराइज होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं क्या है, ये बताता है, ये एक सेक्शन जो है ये यहाँ खोल देता है कि हाँ, कहीं न कहीं डेलीगेशन जैसी चीज़ भी जो है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा किसी एजेंसी या सर्वेंट को कहीं न कहीं दी जा सकती है। लेकिन तरीका क्या होगा? तरीका जैसे ऊपर बताया है, थंब रूल यानी रिज़ॉल्यूशन के ही तरीके से ये सारी चीज़ें करी जाएँगी। इसी के आगे देख लेते हैं सब क्लॉज जो है सेक्शन देख लेते हैं इसी के आगे सेक्शन 112 यानी 112 है। तो ये क्या है? ऊपर तो हल्का सा आइडिया दी था सब क्लॉज 2 में कि हाँ, डेलीगेशन करी जा सकती है एजेंसी और सर्वेंट्स को। यहाँ स्पेसिफिकली बता रहा है कि कौन सी चीजें जो है यहाँ पे असाइन करी जा सकती हैं। तो ये जो 112 का सब क्लॉज 1 है, ये एक्सेप्शन यानी ये कहीं ना कहीं नेगेटिव उससे ओपन होता है। ये एक्सेप्शन ये बताता है कि इन चीजों को छोड़ के जो म्युनिसिपैलिटी है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। तो सबसे पहले चूंकि ये जो है ओपनिंग सब क्लॉज 1 जो है नेगेटिवली वर्डेड है, तो इसको समझ लेते हैं कौन सी पावर ऐसी है म्युनिसिपैलिटी की जो डेलीगेट नहीं करी जा सकती। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले एक क्लॉज कहा जाता है, एक ए भी कहा जाता है कि जो सेकंड कॉलम में दी गई है, सेकंड कॉलम में जहाँ पे नो एंट्री इज शोन,
सेकंड कॉलम में जिनके आगे कोई भी एंट्री नहीं लिखी हुई वो जो है आपकी पावर्स जो है कहीं भी डेलीगेट नहीं हो सकती, नहीं करी जा सकती म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। ठीक है, ये जो कहाँ है, ये आपका शेड्यूल 1 थर्ड कॉलम, जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है शेड्यूल 1 का, उनके उन पावर्स को म्युनिसिपैलिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। तो पहले हमको ये पता चल गया। इसी के अलावा देख लेते हैं बी क्या कहता है। तो बी कहता है कि प्रेसिडेंट के लिए जो रिजर्व्ड और असाइंड जो है आपकी पावर्स हैं वो डेलीगेट नहीं करी जा सकती। तो ये भी हम समझते हैं कि जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही परफॉर्म कर सकता है, वो जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इसी के अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ, ठीक है, उनके लिए अगर कोई पावर रिजर्व्ड है तो वो भी डेलीगेट नहीं करी जा सकती। तो इन तीनों को छोड़ के फिर क्या किया जा सकता है, तो यहाँ ये इसके नीचे यही बताता है कि इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी में डेलीगेट बाय रेगुलेशन, ठीक है, सारी की सारी जो उसके पास पावर्स हैं या उसमें से कुछ पावर्स जो है जो भी उसको दी गई हैं उनमें से सारी की सारी या कुछ पावर्स बाय रेगुलेशंस वो डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये ऊपर वाली चीजें जो है उन्हें छोड़ के बाकी और सभी जगह म्युनिसिपैलिटी जो है डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर, ये यहाँ पे कहा गया है। सब क्लॉज 2 देख लेते हैं कि सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 कहता है कि जो ये पावर डेलीगेट करी है म्युनिसिपैलिटी ने, एक बार अगर डेलीगेट हो गई है, ठीक है, एक बार डेलीगेट हो गई तो ये जो है आपका ये म्युनिसिपैलिटी इनको फिर खुद एक्सरसाइज नहीं करेगी। ठीक है, ये तो एक जनरल चीज बता दी कि हाँ ये नहीं करेगी। एक एक्सेप्शन भी बता दिया इसमें कि सब सेक्शन 3 में अगर कोई ऐसी बात कही गई है, सब सेक्शन 3 इसी के नीचे वाला एक सब सेक्शन है, जो अगर उसमें कोई बात कही गई है तो उसको छोड़ के उसमें म्युनिसिपैलिटी ने एक बार डेलीगेट कर दी है, करी हुई पावर है, तो उसको में वो दोबारा इंटरफियर कर सकती है। लेकिन अगर जो म्युनिसिपैलिटी ने इसके अलावा कोई कहीं सब सेक्शन 3 के अलावा कहीं डेलीगेट करी हुई पावर में इंटरफियर किया तो वो परमिसिबल नहीं, ठीक है, वो उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। ठीक है, उन पावर्स ड्यूटीज फंक्शंस को खुद नहीं करेगी जब उसने डेलीगेट कर दिया है। अब सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। सब क्लॉज 3 क्या कहता है। ये कहता है द डेलीगेशन बाय द म्युनिसिपैलिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ एनी पावर ड्यूटी फंक्शन मे बी मेड सब्जेक्ट टू, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उन्होंने डेलीगेशन करी है, ठीक है, अगर जो कोई डेलीगेशन म्युनिसिपैलिटी ने किसी पावर फंक्शन और ड्यूटी की करी है तो उसमें वो क्या है कंडीशंस लगा सकता है कि इन सिचुएशंस में क्या है म्युनिसिपैलिटी इंटरफियर कर सकती है अगर आपने इस तरीके से किया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर से वो कंडीशंस लगा सकती है। ठीक है, ये कह रहा है और इस कंडीशंस को लगाने का इफेक्ट क्या होगा आप ये समझिए कि अगर ऐसी कंडीशंस लगा दिए तो कहीं ना कहीं अपनी पावर को रिजर्व कर लिया है कि हाँ एक बार देने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं इंटरफियर कर सकती है। ठीक है, इसी के अलावा एक और सब्जेक्ट टू दे रखा है कि सब्जेक्ट टू राइट ऑफ अपील एंड रिवीजन। कहने का मतलब अगर म्युनिसिपैलिटी ने कोई पावर डेलीगेट कर दी है तो ऐसा नहीं है कि वो इंटरफियर नहीं कर पाएगी, वो इंटरफियर कर सकती है, लेकिन कब, जब वही मैटर जो वही मैटर जिसकी पावर जो है डेलीगेट करी है म्युनिसिपैलिटी ने उसी पावर के तहत कोई ऑर्डर जो एजेंसी या कोई सर्वेंट उस पावर को जो यूज करते हुए कोई इशू करता है तो उस ऑर्डर को जब इशू करता है और कोई डिससेटिस्फाइड होता है तो उसके अगेंस्ट जब अपील या रिवीजन जाता है तो उस सिचुएशन में म्युनिसिपैलिटी इंटरफियर कर सकती है, वहां उसका राइट है, नहीं तो इसके अलावा नहीं है। सिर्फ 2 ही कंडीशन है ये जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी एक बार डेलीगेशन करने के बाद जो डेलीगेट करी गई है पावर उनमें इंटरफियर कर सकती है। पहला, जब उसने कोई कंडीशन इस तरीके की रिजर्व रखी हुई हो कि जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगी, कोई ऑर्डर इस संदर्भ में वो करे, या फिर उसने क्या है अपील या रिवीजन में ये कि जो पावर डेलीगेट करी है जिस अथॉरिटी ने भी उसको उन्हें को एक्सरसाइज किया है, उन्होंने जब ऑर्डर पास किया उस डेलीगेशन के तहत तो जब उनकी अपील और रिवीजन जाएगी तो म्युनिसिपैलिटी जो है उनमें इंटरफेयर कर सकती है। इसी के बाद जो है सब क्लॉज 4 देख लेते हैं क्या कहता है ये कहता है कि अगर ये कहता है कि आपका नथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ रिजोल्यूशन ऑफ अ कमिटी of a municipality being carried into execution by an agency
एनी एजेंसी ड्यूली ऑथराइज्ड। कहने का मतलब अगर जो ये कमेटी जो है, मैंने आपको बताया जिसे म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन के अंडर ही एक सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसको कहते हैं हम कमेटी। अगर इस कमेटी में अब देखिए हर चीज जब म्युनिसिपैलिटी के बारे में होती है तो कहीं ना कहीं वो हम देखते हैं कि कमेटी में भी उसको एज इट इज बता दिया जाता है कि वही वैसे ही होगी। जैसे मीटिंग्स वहां पे होती हैं तो यहाँ भी मीटिंग्स होती हैं। प्रोसीजर जो वहाँ फॉलो होता है लगभग लगभग वैसा ही प्रोसीजर होता है। वहां भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यहाँ भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी डेलीगेशन जो है म्युनिसिपैलिटी पावर की कर रही है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सब क्लॉज 4 में यही कहा जा रहा है कि कमेटी भी, अगर कमेटी इस तरीके का रेजोल्यूशन लेती है कि उसको डेलीगेशन करनी है पावर, तो वो हाँ कर सकती है, चाहे वो उस डेलीगेशन करके अपने पावर फंक्शन और ड्यूटीज किसी एजेंसी को दे दे या फिर किसी सर्वेंट को दे दे म्युनिसिपैलिटी के। ठीक है, और ये दोनों ही क्या करेंगे, ये अपने जो इनकी परिधि है यानी स्कोप, जो इनका काम करने का स्कोप है उसके तहत ही करेंगे, उससे बाहर जाकर नहीं करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली ऐसे कह दिया गया था। एक जो है एक हमने जो है इंट्रोडक्टरी क्लॉज के तौर में, जैसे ऊपर हमने म्युनिसिपैलिटी में देखा था कि कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जो म्युनिसिपैलिटी के पास पावर होंगी कि वो रिजोल्यूशन से एजेंसी या सर्वेंट को डेलीगेट कर सके। ऐसे ही यहाँ पे सब क्लॉज 4 में भी साफ साफ यही कह दिया है कि कमेटी जो होती है म्युनिसिपैलिटी के अंदर उसको भी ये सेम पावर होंगी कि वो रिजोल्यूशन से किसी एजेंसी या सर्वेंट को अपनी पावर डेलीगेट कर सके। तो ये पूरा का पूरा जो है हम देखते हैं कि ये सब चैप्टर जो डेलीगेशन का है, डेलीगेशन जो आपकी पावर्स है उसका, वो जो है इन 2 सेक्शंस में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसी के आगे हम देखते हैं कि ये नया चैप्टर शुरू होता है, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो ये वैलिडिटी कहने का मतलब क्या चीज वैलिड है, क्या एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स वैलिड है, उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि देखिए ये कहा गया है इसमें कि अगर अगर जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी है या कोई कमेटी है, इनके अंदर एक जो होता है कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन कहने का मतलब इनमें कुछ आदमी जो हैं वो बैठते हैं, जिनके बैठने के बाद जो है सारी जिस तरीके से प्रक्रिया चलती है, मीटिंग्स होती हैं, उनमें डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसे जो है आदमी कुछ उसमें कमेटी में या फिर म्युनिसिपैलिटी में उसको कंपोज करते हैं। अब यहाँ ये कहा गया है कि सोचिए जैसे एक कमेटी में 10 मेंबर हैं, उस 10 मेंबर्स में से सोचिए 2 अगर जो एब्सेंट हैं और नहीं है उसमें, तो क्या उस कारण से जो मीटिंग में डिसीजन वगैरह हुआ है, तो वो क्या नल एंड वॉइड हो जाएगा? तो ये सेक्शन 113 सब क्लॉज 1 में यही कह रखा है कि अगर जो ऐसी कोई जो म्युनिसिपैलिटी है कमेटी में इसमें कोई वैकेंसी है, वो तो उस वैकेंसी मात्र के चक्कर में कोई डिसीजन प्रोसीडिंग्स जो है वो नल एंड वॉइड नहीं होंगी, वो जो है कायम रहेंगे, जो भी डिसीजन उनमें लिया गया है। ठीक है, इसी के बाद सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? तो ये सब क्लॉज 2 जो है वो ये बताता है कि अगर इनके डिफेक्ट है कि इसमें कि नो डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ये डिस्क्वालिफाइड है या इनके डिफेक्ट है इलेक्शन में, ठीक है, किसके, कोई मेंबर है, मेंबर किसका, म्युनिसिपैलिटी का, या फिर कहते हैं कोई मेंबर है किसका, कमेटी का, इनके जो इलेक्शन में कोई या तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है, ये हो चुके थे या डिफेक्ट था इनके इलेक्शन में और नॉमिनेशन में, तो और उस सिचुएशन के बाद भी ये लोग क्या है मीटिंग में बैठते हैं। ठीक है, अब मीटिंग में बैठते हैं डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी और डिफेक्ट होने के बाद भी कि इनके इलेक्शन में डिफेक्ट था, फिर भी ये मीटिंग में बैठते हैं। ठीक है, और उस सिचुएशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं मीटिंग पूरी की पूरी इनकी प्रेजेंस में, ये जो डिस्क्वालीफाइड और डिफेक्ट इलेक्शंस में थे इनकी प्रेजेंस में कोई मीटिंग करी जाती है और ये मीटिंग जो होती है वो जो है उसमें मेजोरिटी से डिसीजन पास हो जाता है। अब क्या ये इन कुछ आदमियों के डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्ट की वजह से क्या ये पूरी की पूरी मीटिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी? तो ये जो सब क्लॉज है वो यही कहता है कि नहीं, पूरी की पूरी मीटिंग जो है वो नल एंड वॉइड नहीं होने की, अगर अगर जो बचे हुए मेंबर्स हैं जिन्होंने वोटिंग करी है इसके फेवर में जो भी है, तो अगर वो लोग क्या है क्वालिफाइड हैं ड्यूली इलेक्टेड होने के लिए और नॉमिनेटेड होने के लिए, कहने का मतलब अगर जो वो लोग ठीक हैं, तो इन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन, ये कुछ आदमी जो हैं, एक तो जो भी आदमी हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्ट की वजह से क्या है पूरी की पूरी मीटिंग नल एंड वॉइड नहीं होगी
वो जो है वैलिड ही रहेगी, वो विशिएट नहीं होगी और वो क्या है मानी जाएगी कि हाँ ये सही है। ये सब क्लॉज 2 कहता है। इसी के बाद एक और चीज़ बात कह रखी है कि देखिए ये जो आपके ये पूरी की पूरी मीटिंग्स होती हैं, इनमें कुछ आपके मिनट्स वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इसमें से निकल के आते हैं, हैं? जो मिनट्स या डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं, उनको अगर जो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता, उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ जो है कि हाँ, ये जो थे गलत थे, ये जो है इसमें इन लोगों ने सब लोगों ने साइन नहीं किया, ये झूठे सिग्नेचर हैं। यानी कहने का मतलब उसके विरुद्ध कोई भी बात कि ये मीटिंग जो है वैलिड नहीं है, इसके विरुद्ध कोई भी बात जब तक प्रूव नहीं करी जाती, तब तक कि जितना भी सारा जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है, जो भी रिकॉर्ड है इन प्रोसीडिंग्स का म्युनिसिपैलिटी या कमिटी का, वो क्या है और वो जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, वो क्या है, वो करेक्ट ही माना जाएगा। तो जब तक कि उसको आप प्रूव नहीं कर सकते उसको आप एक तरीके से प्रूव नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, तब तक वो पूरा का पूरा ठीक माना जाएगा। अगर अगर वो क्या है वो क्या शैल इफ सब्सटेंशियली मेड एंड साइंड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, अगर जो वो जैसे प्रिस्क्राइब था साइन करना, जैसे उसमें साइन करना था या जैसे उसको बनाना था, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है और उसमें पूरे साइन वाइन हुए हैं, तो वो क्या है डीम्ड करेक्ट ही माना जाएगा। उसको आप चाहे कितना ही डिस्प्यूट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये इसी के साथ एक और शर्त भी है कि ये पूरी जो प्रोसीडिंग्स हुई है, ये जो पूरी मीटिंग हुई है, वो क्या है आपके ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग होनी चाहिए, जो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, वेयर ऑफ ऑल मेंबर्स वर ड्यूली क्वालिफाइड। कहने का मतलब ये सारे ड्यूली होने चाहिए। ड्यूली का मतलब जैसा कि रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब कि जैसे कि मीटिंग को जो हेल्ड करना था वैसे मीटिंग को हेल्ड किया गया, जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना था मीटिंग में वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जैसे उसमें मेंबर क्वालिफाइड मेंबर्स बैठने चाहिए थे वो बैठे। अगर ये सब चीजें ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड जो भी यहाँ पे पास हो रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग हो, वो दोनों ही क्या है आपके सही माने जाएंगे और डीम टू बी करेक्ट माने जाएंगे, जब तक कि उनको आप प्रूव नहीं कर देते कि ये जो है गलत थे। तो ये क्या है सारी चीज़ें एक अगर मैं आपको नटशेल में बताऊँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैलिडिटी की बात करती हैं कि ये छोटी-मोटी चीज़ें, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो क्या हो कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो या डिफेक्ट हो छोटा-मोटा कोई, या फिर आपका क्या हो कि उसमें जो है जो कोई प्रोसीडिंग्स में कोई छोटा-मोटा कोई डिफेक्ट हो, तो उन सब चीज़ों के कारण जो है पूरी की पूरी जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं या ये डॉक्यूमेंट्स या जो ये रिकॉर्ड्स हैं, ये सब जो है इनवैलिडेट नहीं हो जाते, ये वैलिडेट ही रहते हैं, ये वैलिड ही रहते हैं, ये नल एंड वॉइड नहीं हो सकते। ठीक है? तो ये सारी इनकी वैलिडिटी बरकरार रहती है और ये क्या है सही ही माने जाएँगे। तो ये जो है पूरे के पूरे दोनों सब चैप्टर्स, ये जो सब चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 3 के आखिरी सब चैप्टर्स थे, ये सारी बात इनके इन दोनों सब चैप्टर्स में कह रखी है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं आगे जो भी हम चैप्टर लेते हैं उसको देखेंगे। तो फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।